साथियों नमस्कार। साथियों, हम बात कर रहे थे यूरोप की क्रांति के बारे में और हमने देखा था किस प्रकार से वाइमर गणराज्य का गठन होता है, लेकिन जर्मनी की सारी जनता उससे संतुष्ट नहीं होती और वहाँ के मजदूर, वहाँ के क्रांतिकारी वर्ग एक संगठन बनाता है और धीरे धीरे करके वाइमर गणराज्य के विरोधी एक लोकतांत्रिक संविधान के गठन करना चाहता है, परंतु उसके आंदोलन को कुचल दिया जाता है और फिर आगे एक मंदी का दौर चलता है। धीरे धीरे मंदी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस मंदी से उबरने के लिए जर्मनी के पास कोई संसाधन नहीं बचते और वो कागजी मुद्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाशित करता है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे इतनी मुद्रा की गिरावट आ जाती है, मुद्रास्फीति की दर इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाती है कि फिर एक पाव रोटी लेने के लिए लोगों को बैलगाड़ी से मार्क को ले जाना पड़ता है, कागजी मुद्राओं को ले जाना पड़ता है। हम देखते हैं जुलाई अगस्त के महीने में मार्च से वो छापना शुरू करता है और फिर जुलाई अगस्त तक आते आते मुद्रास्फीति अति मुद्रास्फीति में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इसका असर युद्ध पर पड़ता है। पूरे जर्मनी पर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ता है। और उधर हम देखते हैं कि अमेरिका में जो शेयर मार्केट है वो भी गिरावट में आ जाती है और उसका गिरावट आते ही धीरे धीरे एक दिन में जर्मनी में लगभग 1.3 करोड़ शेयर बिक जाते हैं और ये मंदी का दौर होता है। एक मंदी की शुरुआत होती है जहां पर मजदूर की ये दशा होती है कि एक तख्ती लगा करके नुक्कड़ों पर खड़े रहते हैं, चौराहों पर खड़े रहते हैं और कहते हैं और उनकी तख्तियों पर लिखा होता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ये मंदी का दौर जर्मनी में गुजर रहा था। उधर फ्रांस, जब जर्मनी इनकार कर देता है अपना जुर्माना देने से, तो उधर फ्रांस जर्मनी के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। रूर नामक जो कोयला औद्योगिक क्षेत्र होता है उस पर भी कब्जा कर लेता है और 26% लौह उत्पादक जुर्माने के रूप में देना पड़ता है जर्मनी को, जिससे स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। और ये दौर निरंतर चलता जाता है, निरंतर चलता जाता है और फिर हम देखते हैं कि समाज में कुछ परिवर्तन होना स्टार्ट करता है और तब एक वाइमर गणराज्य के विरोध में जो है कुछ लोग सामने आते हैं। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वाइमर गणराज्य, वाइमर जो संविधान बना था वाइमर के थ्रू, तो उसमें एक प्रारूप होता है कि कोई भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का नियम उसमें लागू होता है, जिसमें कोई भी एक कैंडिडेट कभी भी एक पार्टी से प्रत्याशी बन करके, विजयी बन करके उसमें नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे लगभग 20 दशक गुजर जाते हैं और एक वाइमर गणराज्य में बारी बारी से मंत्रिमंडल चेंज होते जाते हैं और हम देखते हैं कि देखते ही देखते वही लगभग 239 दिन, किसी का मंत्रिमंडल 239 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता। और एक अनुच्छेद 48 होता है वाइमर गणराज्य में, जो वाइमर संविधान होता है, तो उसमें अनुच्छेद 48 का खूब जम करके उसका शोषण होता है, उसका दुरुपयोग होता है। क्योंकि अनुच्छेद 48 में बताया जाता है कि कोई भी आपातकालीन स्थिति को लागू कर सकता है, वहाँ का मंत्रिमंडल आपातकाल की स्थिति को लागू कर सकता है और उसमें कुछ अपने विशेषाधिकार चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। और इस प्रकार से हम देखते ही देखते लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था जो होती है उसमें लोगों का विश्वास खत्म होने लगता है, पूरे तरीके से खत्म होने लगता है। इसका समाधान कोई खोज नहीं पाता और
तभी धीरे 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 हिटलर का रास्ता साफ होता जाता है और फिर वहाँ की जनता हिटलर की ओर मुड़ने लगती है, यानी कि नासीवाद की ओर मुड़ने लगती है। तो आज हम चर्चा करेंगे हिटलर के बारे में कि कैसे वो उभर करके सामने आया एक नासी पार्टी लेकर के, और उस धीरे धीरे पूरी जर्मनी पर उसने अधिकार कर लिया और अपने अंडर में, अपने नियंत्रण में पूरी जर्मनी को ले लिया। तो साथियों, हिटलर, हम बात करने वाले हैं हिटलर के बारे में। अगर हम उसके जन्म की बात करें तो 1889 में ऑस्ट्रिया में बेहद गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। हिटलर, जो कि बचपन में परिवार में रोजी रोटी की स्थिति बहुत दयनीय थी, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए थे, यूँ समझ लीजिए कि आर्थिक संसाधन बिल्कुल नहीं थे। और पहले विश्व युद्ध के दौरान वो क्या करता है, एक फौज में भर्ती हो जाता है। हिटलर फौज में भर्ती हो जाता है और जब फौज में भर्ती होता है, हिटलर फौज में भर्ती होता है और फिर हम देखते हैं कि फौज में भर्ती होने के दौरान वो कुछ दिनों तक संदेशवाहक का कार्य करता है, फिर कारपोरल बनता है। संदेशवाहक, पहले तो संदेशवाहक का कार्य करता है और इसके बाद में वो कारपोरल बनता है और फिर देखते ही देखते अपनी बहादुरी को दिखाते हुए वो सेना में कई तमगे हासिल करता है, उपहार, कई तमगे हासिल करता है। और फिर 1919 में वो एक जर्मन वर्कर्स पार्टी में सदस्यता ले लेता है। 1919 के दौरान जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, वो जर्मन वर्कर्स पार्टी में क्या करता है, सदस्यता ले लेता है। और सदस्यता लेने के दौरान धीरे धीरे इस संगठन पर पूरी तरह से नियंत्रण ले लेता है और फिर आगे चल करके उसका नया नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी उसका नाम रख दिया जाता है। और फिर आगे चल करके इस पार्टी का एक नया नाम उभर करके सामने आता है और वो आता है नाज़ी पार्टी, नाज़ी पार्टी। तो इस प्रकार से हिटलर का पूर्ण तरीके से समायोजन, यूं कह लीजिए कि पूर्ण तरीके से नाज़ी पार्टी का वो एक राजनेता बन करके उभरता है। और फिर 1923 के दौरान हिटलर उसी पार्टी के जरिए बवेरिया पर कब्जा कर लेता है। एक क्षेत्र होता है बवेरिया, क्या होता है, बवेरिया, बवेरिया पर कब्जा कर लेता है और बवेरिया के बाद में वो बर्लिन पर भी कब्जा करता है। बर्लिन, यानी कि पहले बवेरिया पर कब्जा करता है और फिर बर्लिन पर वो चढ़ाई करता है और चढ़ाई करने के दौरान कब्जा करता है। और फिर उसकी दुस्साहसिक योजनाएं बढ़ती जाती हैं, दुस्साहसिक योजनाएं बढ़ती जाती हैं। आगे चल करके वो असफल भी होता है और फिर असफल होने के दौरान वो गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसी हिटलर पर देशद्रोह का आरोप लगता है, देशद्रोह का आरोप लगता है और कुछ दिनों बाद वो रिहा हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद वो रिहा हो जाता है, लेकिन जर्मनी की दुर्दशा बेहद शर्मनाक होती है। यानी कि ये वही दौर गुजर रहा था जब जर्मनी के लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे और बेरोजगारी की तरह उसी तरह खड़े थे तख्ती लगाए हुए कि मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। और देखते ही देखते नासीवाद ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया और उसने चालू किया 1932 के दौरान। उसने नए बेहतर भविष्य को दिखाने की कोशिश की। जो नासी पार्टी थी वही 1923 के दौरान 4 सालों के बाद हम देखते हैं कि बैंक बिल्कुल दिवालिया हो चुका था। क्या हो चुका था? दिवालिया। बैंक बिल्कुल दिवालिया हो चुका था और उस समय वहाँ की जनता को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब उसको नज़र आ रहा था नासीवादी का प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद दिखा रहा था। और उस समय चुनाव के दौरान 1923 में जर्मन संसद रखाइस्ट जिसको बोलते हैं, हम देखते हैं कि जर्मन संसद राइक स्टार, जिसमें 1923 के दौरान हिटलर लगभग 2.6% वोट हासिल कर पाता है। नासी पार्टी के दौरान लगभग 2.6% 1923 के दौरान। और फिर देखते ही देखते धीरे धीरे ये जो नासी पार्टी होती है, कौन सी? नासी पार्टी। देखते ही देखते नासी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, सबसे बड़ी पार्टी। तो देखते ही देखते नासी पार्टी 1923 के बाद में सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये था कि हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। वो बहुत अच्छा बोलता था। वो समाज को, वो जनता को अपनी वाणी से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता था, नौजवानों को, युवकों को। और वो एक देशभक्ति की भावना लोगों में ठूस ठूस कर भर रहा था। वो कह रहा था कि मैं विदेशी प्रभाव को पूरी तरह से हटा दूंगा और ये जो अपराध बोध मुक्त प्रणाली हमारे ऊपर लागू की गई है, जो हमारे ऊपर विदेशियों ने, मित्र राष्ट्रों ने जो जुर्माना रखा है, मैं इन सब से निकाल दूंगा। मैं विदेशी प्रभाव से बिल्कुल मुक्त करा दूंगा। और इसी का रीजन होता है कि हिटलर आगे चल करके नासी पार्टी के रूप में बड़ी रैलियां करता है, काफ़ी बड़ी रैलियां करता है और ज़बरदस्त भाषण देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो आडंबर को भी चालू करता है। अपनी रैली में आडंबर और प्रदर्शन को अहमियत देता है। वो क्या करता है, एक गोलबंद रैली में गोलबंद लोगों को इकट्ठा करता है, स्वास्तिक का झंडा लगाता है, लाल झंडा स्वास्तिक का, और बड़ी बड़ी जनसभाएं करता है। और फिर नासी सल्यूट होता है, एक नासी सल्यूट, और एक ख़ास अंदाज में नासी रैली में तालियों की गड़गड़ाहट होती है। और देखते ही देखते नासियों का धुआंधार प्रचार व रैली लगातार चालू रहती है और फिर हिटलर एक मसीहा बनकर उभरता है। हिटलर नासी पार्टी का एक मसीहा बनकर उभरता है।
एक मसीहा बनकर उभरता है और उसकी प्रतिष्ठा और गौरव निरंतर बढ़ता जाता है। वो कहता है मैं देश को आर्थिक रूप से, राजनीतिक संकट से और जो जुर्माना हमारे ऊपर रखा गया है इन सब से मैं बिल्कुल विरक्त कर दूंगा। और फिर होता है लोकतंत्र का ध्वंस, जब हिटलर नाज़ी पार्टी का चांसलर बनाया जाता है सन 1923, यानी कि वो दिन था 30 जनवरी 1933। 30 जनवरी 1933 ये वो दिन था जब नाज़ी पार्टी का वाइस चांसलर किसे बनाया जाता है? नाज़ी पार्टी का चांसलर बनाया जाता है हिटलर को। जनवरी 1933 ये वो दिन था जब हिटलर को चांसलर बनाया गया। और ये चांसलर जो कि नाज़ी पार्टी का सबसे बड़ा पद था, सबसे बड़ा पद, जो कि हम देखते हैं कि नाज़ी पार्टी धीरे धीरे रूढ़िवादियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और रूढ़िवादी तबका का उस समय जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा बाहुल्य था। और फिर हम देखते हैं कि फरवरी माह में जर्मन संसद में आग लग जाती है। उसी दौरान जब फरवरी का महीना आता है और फरवरी के महीने में जर्मन संसद, जो राइख ईस्ट बोला जाता है, राइख ईस्ट, इसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। और आग लगने का कारण हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आग लगने से नाज़ी पार्टी का एक रास्ता खुल जाता है। रीज़न ये होता है कि आग लगने से एक अधिकार वो पारित कराता है, और वो अधिकार 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। कौन? अग्नि अध्यादेश। अग्नि अध्यादेश। और ये अग्नि अध्यादेश जब पारित कराता है, इसी अग्नि अध्यादेश के पीछे वो कुछ विशेष अधिकारों को लागू करा देता है इसी अध्यादेश के पीछे, क्योंकि अग्नि अध्यादेश में जो नागरिक अधिकार थे वो पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं। जो नागरिक विशेषाधिकार थे वो पूरी तरह से हटा दिए जाते हैं, वो भी अनिश्चित काल के लिए। यानी कि जितने भी नागरिक अधिकार हैं वो अनिश्चित काल के लिए हटा दिए जाते हैं, अनिश्चित काल के लिए। जब अनिश्चित काल के लिए हटा दिए जाते हैं नागरिक अधिकारों को, और ये जो नागरिक अधिकार होते हैं जर्मनी में, ये वाइमर संविधान में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जब आपके पास अधिकार होगा तब आप अपनी मांग रख पाएंगे, तब आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, तब आप अपने अधिकारों को, अपने हक के प्रति लड़ाई लड़ सकेंगे। जब आपके सारे अधिकार हटा दिए जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। वही हाल यहाँ हुआ अग्नि अध्यादेश के थ्रू। और जब अधिकार हटा दिए जाते हैं 3 मार्च 1933 को एक बहुत बड़ा दिन आता है, और वो दिन जर्मनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। 3 मार्च 1933, 3 मार्च 1933, 3 मार्च 1933 को एक अधिनियम पारित करता है इनेवेलिंग एक्ट, या फिर
प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम। इसको हम कह सकते हैं इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट। ये एक्ट जब पारित होता है, इनेबलिंग एक्ट, तो जर्मनी में बाकायदा तानाशाही का शासन आ जाता है, यानी कि पूर्ण तरीके से तानाशाही चालू हो जाती है और हिटलर संसद के जितने भी अधिकार होते हैं सबको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और वहाँ पर चालू होती है हिटलर की तानाशाही। हम देखते हैं नाज़ी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी राजनीतिक हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ नाज़ी पार्टी के जो विरोध में थी, जो भी विरोध में नाज़ी पार्टी के थी, यानी कि कुछ पार्टियां जैसे ट्रेड यूनियन जो कि काफ़ी प्रसिद्ध पार्टी थी, ट्रेड यूनियन, और भी जितनी भी सभी पार्टियां जो नाज़ी पार्टी से अलग थीं, जो नाज़ी पार्टी के विरोध में थी, उन सारी पार्टियों का दमन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? नाज़ी पार्टी के द्वारा। यूँ कहें कि इन सारी पार्टियों पर पाबंदी लगा दी जाती है पूरी तरीके से। अब रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ नाज़ी पार्टी, अब शासन रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ नाज़ी पार्टी का। और हिटलर के द्वारा कुछ गुप्तचर लगाए जाते हैं जो नाज़ी पार्टी के लिए काम करते हैं, कुछ गुप्तचर जिनको कहा जाता है गेस्तापो। जिनको क्या कहा जाता है? गेस्तापो। गेस्तापो ये गुप्तचर होते हैं जो नाज़ी पार्टी के लिए कार्य करते हैं। एक तो गेस्तापो और दूसरे होते हैं आपके स्टॉर्म ट्रूपर्स। तो हम समझ लेते हैं कि नाज़ी पार्टी के लिए कौन कौन से लोग पूरे तरीके से कार्य कर रहे थे और जनता में पूरी तरीके से तानाशाही कायम थी। गेस्तापो तो कार्य कर ही रहे थे और स्टॉर्म ट्रूपर्स काम कर रहे थे। कौन? स्टॉर्म ट्रूपर्स। और दूसरे काम कर रहे थे हरी वर्दीधारी। कौन? हरी वर्दीधारी। तो ये जो तीनों थे, हरी वर्दीधारी, स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्तापो, ये सारी टुकड़ियां जो सेना की थी, सारे गुप्तचर, गेस्तापो गुप्तचर थे, स्टॉर्म ट्रूपर्स एक सैनिक टुकड़ी थी और हरी वर्दीधारी भी सैनिक थे जो नाज़ी पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे। किसके लिए? नाज़ी पार्टी के लिए। और इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकार ऐसे कि वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, किसी को भी गोली मार सकते हैं, किसी संदेहपद इंसान को सजा दे सकते हैं। ये सारे अधिकार इनको दिए गए थे। किसके द्वारा? नाज़ी पार्टी के द्वारा। और देखते ही देखते नाज़ियों के हिसाब से पूरी तरीके से ये नाज़ीवादी पार्टी धीरे धीरे एक खूंखार पार्टी का रूप ले लेती है। और गेस्तापो, जो कि गेस्तापो का हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गुप्तचर ऐसे थे जो कि कुछ विशेष चेंबर बना के रखते थे। उनको यंत्रणागृह कहते थे। यंत्रणागृह ये ऐसे गृह थे जिसमें किसी को भी अंदर कर सकते हैं। यंत्रणागृह के द्वारा किसी को भी इनमें बंद कर दिया जाता था, जिसमें जहरीली गैस होती थी और उसमें लोगों को मार दिया जाता था। बहुत सारे यातना गृह थे और किसी को भी ये देश निकाला भी कर सकते थे। ये जो टुकड़ियां थीं
किसी को भी देश निकाला की सजा दे सकती थी। किसी को भी देश से निकाल सकती थी और किसी को आशंका होते हुए, किसी को दंड की आशंका होते हुए मुक्त पुलिस बलों के द्वारा निरंकुश और निरपेक्ष शासन के अधिकार प्राप्त थे। तो इस प्रकार से नासीवादी ये जो पार्टी थी, नासीवादी लोग थे, जो नासी पार्टी थी, ये पूरी तरह से एक खूंखार पार्टी बन करके उभरी और इसके विरोध में जो भी पार्टियां आईं उसका दमन करते गए। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको मार दिया जाता था। जो भी और ये पूरे तरीके से अपने अधिकारों को पूरी तरीके से तानाशाही हो गए और फिर धीरे धीरे देश को लूटते गए। और फिर जर्मनी का पुनर्निर्माण होता है एक नए रूप का, और उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। साथियों, मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक पॉइंट को नोट किया जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको राइटिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और एनसीईआरटी का एक बार लेक्चर गंभीरता से पढ़ने के बाद आपको शायद किताब ही ना पढ़ना पड़े और हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाए। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आप यूँ ही निरंतर हमारे लेक्चर को देखते रहिए, क्योंकि कहते हैं इस ज्ञान के भंडार की एक अनोखी बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। आप इसको खर्च करने का प्रयास करिए और आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मुझे यही उम्मीद है और यही कामना है। आप दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूं ही नए सेशन का कल तक इंतज़ार करें। ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।